इंदौर उज्जैन दौरे पर पहुंचे बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को त्रिमूर्ति बताते हुए कहा कि इनके नेतृत्व में देश का विकास सुनिश्चित है। वहीं उन्होंने कमलनाथ के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि उनके जैसी बाधा खिलाफी और भ्रष्टाचार उन्होंने अपने कैरियर में नहीं देखी। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 महीनों की कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार और बाधा खिलाफी उन्होंने देखी, ऐसी स्थिति राजनीतिक जीवन में पहले कभी नहीं देखने को मिली। इसीलिए हमारे साथियों ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अत्याचारी और दोगली सरकार के खिलाफ इस्तीफा दिया। मैंने और साथियों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ली। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा त्रिमूर्ति के नेतृत्व में भारत का विकास सुनिश्चित है। देश की अखंडता और एकता उनके हाथों में सुरक्षित है। सिंधिया ने कहा कि पूर्व की कमलनाथ सरकार में मैंने बार बार जनता की आवाज़ को उठाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आने वाले उपचुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। कुर्सी जाने की वजह से कांग्रेस छटपटा रही है। वे चाहते हैं कि कैसे भी हो कुर्सी उन्हें मिल जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम सिर्फ जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहते हैं। मैं एक जनसेवक हूं और जनसेवक ही रहूंगा। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे नेता बंगलों का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं और म्याद निकलने के बावजूद भी बंगले खाली नहीं किए गए। हम इस वक्त पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो के बंगले पर मौजूद हैं और संपदा का जो अमला है वो यहाँ पर इस वक्त बंगले को खाली कराने के लिए पहुँचा हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अंदर जो संपदा के कर्मचारी हैं वो का जो सामान है उसको इकट्ठा करके एक जगह पर रख रहे हैं और यहाँ इस बंगले को खाली कराने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीधे तौर पर जो सामान रखा गया था वो खाली नहीं किया गया। बताया गया कि कई बार के जो नोटिसेस हैं वो दिए गए थे, बावजूद इसके जो बंगला है वो खाली नहीं किया गया। लिहाजा मजबूरन जो संपदा का अमला है उसको यहाँ पर ये बंगला खाली कराने के लिए आना पड़ा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो टेबल कुर्सियाँ रखी गई थी इकट्ठा करके उन्हें अब एक तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि जो मियाद थी वो बंगले की निकल चुकी है। हम और तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि इसी तरीके की जो कार्रवाई है पूरे बंगले पर चल रही है। और बड़ी बात ये भी है कि जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर आया हुआ है। बड़ी बात यह है कि मंत्री खुद मौजूद नहीं हैं। इससे पहले उनसे कई बार कहा गया कि वो बंगला खाली कर दें, लेकिन जब बंगला नहीं हुआ तो फिर अमले को यहाँ पर आकर खुद बंगला खाली कराने की जो कार्रवाई है वो करनी पड़ रही है। देर रात से सुबह तक करीब 4 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के चलते पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। देख सकते हैं इस वक्त हम शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर दूर दूर तक आप देख सकते हैं मानो तालाब सा नज़ारा है। ये शहर का हृदय स्थल कहा जाता है। पास ही यहाँ पर दवा बाजार है, कई एमएनसीज के ऑफिस हैं, कई सरकारी दफ्तर हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ तालाब सा नज़ारा बना हुआ है। अमूमन जितने लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं वो अपनी जान जोखिम में ही डाल के आ जा रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं। समझ सकते हैं कि पानी की निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ लंबे अरसे से रही है, जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है। निगम का अमला अब जाके करीब 10 घंटे बाद जागा है और यहाँ उनके वाहन एकाएक कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी निकासी अभी भी 2-3-4 घंटे के अंतराल में भी नहीं हो पाई है। समझ सकते हैं कि अभी तक बारिश उतनी झमाझम नहीं हुई थी, लेकिन झमाझम बारिश की पहली ही खेप में नगर निगम के तमाम दावों की जो पोल है वो खुल चुकी है। समझ सकते हैं लॉकडाउन था, नाले की साफ सफाई के लिए पर्याप्त समय था, पर्याप्त अमला था, लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े हों या छोटे नाले हों, इनकी सफाई की ओर कोई ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नतीजा हमारे सामने है कि चंद घंटों की बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की आखिरी और शाही सवारी आज निकली। ये सवारी आज बड़े ही धूमधाम से निकाली गई और जिसमें जो है आतिशबाजी के अलावा कई ऐसी चीजें देखने को मिली जो इससे पहले जो शाही सवारियां निकलती थी उसमें देखने को नहीं मिलती थी। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि पूरे जो मार्ग को जो है गुब्बारों से के अलावा एक कालीन बिछाया गया, गुब्बारों से उसको सजाया गया था। साथ ही आतिशबाजियां भी इस पूरे जो है मार्ग में की गई थी। इसके अलावा अगर बात करें जो है शाही सवारी की, तो जो श्रद्धालु हैं उनमें जरूर किसी को भी अनुमति इसमें नहीं मिली कि इसमें सम्मिलित हो पाए, लेकिन जो है आम श्रद्धालुओं को सिर्फ यही कहा गया है कि वो अपने घर बैठकर ही ये सवारी का आनंद ले सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं।
फिलहाल जो है अंतिम सवारी में आज जो शाही सवारी निकाली गई, इसमें भगवान महाकाल ने 5 अलग अलग रूपों में अपने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए और भगवान के ये रूप पाकर देखकर जो है श्रद्धालु जरूर अभिभूत हुए हैं। क्योंकि उनको ऑनलाइन ही ये दर्शन मिल पाए, किसी भी जो है श्रद्धालु को अनुमति नहीं मिली इसमें। लेकिन छोटे जो है एक जो पिछले 5 सवारी इसमें निकाली गई थी, उसी रूट पर इस सवारी को तय किया गया और उसके बाद ये सवारी निकाली गई। खास बात ये रही कि जो है राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाकाल मंदिर की निकलने वाली सवारी में जो दर्शन किए और उसके साथ साथ पूजन अर्चन भी किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रामघाट पर जाकर पूजन अर्चन कर जो है दर्शनों का लाभ लिया। नगरीय निकायों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यहाँ नगर पालिका के तमाम जो अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं। सीएम हाउस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इनको यहाँ पर रोक लिया गया। आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं और क्यों ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। दौलत राम गुप्ता, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्योपुर। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के अनुसार उन्होंने 22 अप्रैल को अपनी प्रथम कैबिनेट में ये निर्णय किया था कि जिला पंचायत, जनपद और नगरीय निकायों के अध्यक्षों का 1 वर्ष के लिए या चुनाव होने तक कार्यकाल बढ़ाया जाता है। उस जिला पंचायत, जनपद और सरपंचों को कार्यभार ग्रहण करा दिया जा चुका है। नगरीय निकायों के अध्यक्षों को अभी तक कोई कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है। इसके कारण से हमारे स्वाभिमान, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती महसूस करते हैं और इसलिए हम आखिरी बार ये निवेदन करने आए कि या तो अपने निर्णय को आप लागू करा दें, अन्यथा सार्वजनिक रूप से ये निर्णय को वापस लें, ऐसी घोषणा करें। अन्यथा आने वाले 27 उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ेगा। हमें कुछ सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ विधायकगण विरोध कर रहे हैं। वो विधायक भी जनता से चुन के आए हैं और हम भी जनता के माध्यम से चुन के आए हैं। 80% अध्यक्ष नगरीय निकायों के 80% अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हैं, शेष निर्दलीय और कांग्रेस दल के हैं। ये मांग है कि जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो आने वाले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ में काम करेंगे और उनकी नाराज़गी का खामियाजा भी कहीं ना कहीं सरकार को उठाना पड़ेगा, ऐसा उनका दावा है। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने का लंबा समय बीतने के बाद भी मंत्रियों को जिलों का प्रभार नहीं दिए जाने पर अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने अब तक मंत्रियों को जिलों का प्रभार नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के मुताबिक पहले सरकार ने मंत्रिमंडल का गठन, उसके बाद विभागों के बंटवारे में खासा लंबा वक्त बिता दिया और अब जिलों का प्रभार नहीं दिए जाने से जिलों में स्थानीय योजनाएं और कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं और लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के सवाल उठाने पर प्रदेश सरकार ने भी जवाबी हमला बोला है। कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल भार्गव ने कहा है कि सरकार कोरोना संकट को लेकर पूरी तरीके से सभी जिलों में नजर रखने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज से लेकर तमाम मंत्री हर दिन जिलों से फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं और कोरोना संकट काल के सामान्य होने के बाद तत्काल मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया जाएगा। दरअसल ये परंपरा और व्यवस्था रही है कि मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया जाता है ताकि वो जिला स्तर पर बैठक कर कई बड़े फैसले करते हैं। लेकिन 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद से 1.5 महीना बीतने के बाद भी अभी तक मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा नहीं गया है और अब इसको लेकर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। कक्षा 12वीं की परीक्षा से वंचित रह गए छात्रों के लिए एमपी बोर्ड ने स्पेशल परीक्षा आयोजित की है। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं में असफल हुए छात्रों के लिए एक बार फिर से साल बचाने का मौका दिया गया है। यानी रुक जाना नहीं योजना के तहत जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं और आज से 350 परीक्षा केंद्रों पर प्रदेश भर में रुक जाना नहीं योजना के तहत परीक्षा में जो परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। तो राजधानी भोपाल में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और वहीं पर ये वो स्टूडेंट हैं जो कि कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा में असफल हुए थे। ऐसे में जो प्रदेश सरकार है उन्होंने ऐसे छात्रों को अपना साल बचाने का मौका दिया है ताकि जो उनका साल है वो बर्बाद ना हो। और राजधानी भोपाल में जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देकर निकले हैं और
प्रदेश भर की अगर बात करी जाए तो कक्षा 10वीं में 2 लाख परीक्षार्थी, 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो कक्षा 12वीं में नियमित और रेगुलर विद्यार्थियों की बात करी जाए तो 1.5 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। और जो कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटीन होने के चलते जो परीक्षार्थी हैं उनको 9 जून से जो स्थगित परीक्षा शुरू हुई थी उसमें एमपी बोर्ड ने परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी थी। एमपी बोर्ड ने कहा था कि ऐसे परीक्षार्थियों के लिए अलग से स्पेशल परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, यानी अब जो 250 परीक्षार्थी हैं वो स्पेशल परीक्षा दे रहे हैं और उनके लिए एमपी बोर्ड जल्द से जल्द रिजल्ट भी घोषित करेगा। वहीं जो असफल परीक्षार्थी हैं अगर वो इस बार भी रुखजाना योजना के तहत परीक्षा में असफल होते हैं तो उनको 6 महीने बाद एक बार फिर से साल बचाने का दूसरा मौका भी दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से पूर्व इंदौर में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस द्वारा 2 अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया। दोनों ही जगह पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुज्जत हुई और अंत में पुलिस ने कांग्रेसी नेता चिंटू चौकसे समेत उनके तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने जहां विरोध प्रदर्शन किया वहीं भाजपा ने सिंधिया के प्रथम नगर आगमन पर जमकर आवभगत की। दरअसल निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली के विरोध में कांग्रेस ने सुबह सुबह ही विधानसभा 2 में मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र के सभी 18 वार्डों में सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान के माध्यम से कांग्रेसियों ने सरकार से निजी स्कूलों द्वारा बच्चों से फीस वसूली रोकने की मांग की। बिना अनुमति के सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाने की सूचना पर पुलिस हरकत में आई और कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेज दिया। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं को मौके से खदेड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लवकुश चौराहे पर एकत्रित हो गए। जानकारी मिली कि इसी रास्ते से ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला निकलने वाला था और कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा नेता को काले झंडे दिखाने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर हल्का बल प्रयोग किया और कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल जिला प्रशासन से अनुमति लिए बिना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया। कुछ नेताओं को सेंट्रल जेल भेजा गया, वहीं कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को अस्थायी जेल। चिंटू चौकसे पर एक ही माह में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने के चलते यह दूसरा प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस इस बार कांग्रेसी नेता से सख्ती से निपटने के मूड में नजर आ रही है। बैतूल में जारी लगातार बारिश के बीच ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही है जहां सेल्फी लेने की खातिर या फिर शॉर्टकट रास्ते की खातिर लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं इस बीच प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों की भी पोल खुल रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक से सामने आई है जहां मगरमोड़ नाले पर कई लोग उफनते नाले पर बाइक क्रॉस करते नजर आए। वहीं बैतूल के नज़दीक खेड़ी सावलीगढ़ के पास भी उफनती ताप्ती नदी पे से लोग बाइक लेकर ले जाते नजर आए। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के पास सापना नदी में कई युवा उफनती सापना नदी के बीच जाकर सेल्फी ले रहे थे जो किसी भी वक्त उनकी जान को जोखिम में डाल सकता है। रोजाना शाम प्रशासन स्तर पर प्रेस नोट जारी किए जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि राजस्व अमले को अलर्ट किया गया है ताकि वो संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर लोगों को समझाएं और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उससे साफ जाहिर है कि एक तरफ तो प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी हैं, वहीं लोग भी अपनी जान को जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ज़रूरत इस बात की भी है कि लोग इस बात को समझें कि उनकी ज़रा सी लापरवाही उनके और उनके परिवार के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ में सियासत तेज तो थी ही, लेकिन उनके जाने के बाद भी सियासत तेज हो गई है। दरअसल मोहन भागवत ने यहाँ पर संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनसे कहा है कि कोरोना के चलते जो जिस तरीके की अभी तक एक्टिविटीज नहीं हो पाई थी, अब उस एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए। लोगों के बीच में संघ के जो लोग हैं वो जाएं और कोरोना संक्रमण के बीच में जो लोग निराश हताश हैं, ऐसा आरएसएस का कहना है, उनके बीच में एक तरह से उत्साह बढ़ाएं और इसके साथ ही जहां जहां मदद की जरूरत है वहां पर जो स्वयंसेवक हैं वो अपनी मदद दें। लेकिन इसी को लेकर भारतीय जो कांग्रेस है उसका कहना है कि करीबन 6 महीने बाद आरएसएस प्रमुख को ये इस बात का ज्ञान हुआ है कि कोरोना को लेकर काम करना है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जो मोहन भागवत है वो उन्होंने जिस तरीके से अभी जाकर हिदायत दी है तो पहले वो कहाँ थे। उन्होंने कहा कि नहीं देश को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को नहीं राज्य को आरएसएस की मदद की जरूरत है। उनका कहना है कि सरकारें अपने आप में पर्याप्त है और सरकारें अपने आप में काम कर रही है, तमाम समाजसेवी संगठन भी काम कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आरएसएस ने कभी भी जो देश में मुश्किल समय आया है उन्होंने आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने अपनी जान लड़ा दी लेकिन परवाह नहीं की और जगह जगह पर वो उतरे हैं। उनका ये भी दावा है कि कोरोना
संक्रमण काल में आरएसएस ने जमकर काम किया है। जाहिर तौर पर मोहन भागवत के जाने के बाद भी अब सियासत गरमाई हुई है। कोरोना के लेकर जिस तरह से राज्य में स्थिति बनी हुई है, पहले ही बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर है और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि बीजेपी इसे राजनीति का मुद्दा न बनाए। इसी दौरान अब जब मोहन भागवत का दौरा हो गया और उन्होंने जिस तरह से समन्वयकों को निर्देश इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसके बाद से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर और शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों नशीली दवाओं का जो है कारोबार चल रहा है। जो नशीले पदार्थ हैं वो बहुतायत में खपाए जा रहे हैं, चाहे वो गांजा हो, नशीली दवाइयां हो या फिर शराब सहित दूसरी चीजों के अवैध तस्करी हो। लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ये अधिकांश मामले लॉकडाउन के बाद सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर नशीले पदार्थ खपाने वाले लोग बड़ी संख्या में जो है सक्रिय हैं और इन पर पुलिस सख्ती भी दिखा रही है, बावजूद इसके पूरी तरीके से इन पर रोक लगाने में नाकामयाब हो रही है। इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा जहां कांग्रेसियों के संरक्षण में इस तरीके से नशीले पदार्थों के तस्करी का आरोप लगा रही है, साथ ही कांग्रेसियों पर ही मिली भगत का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। कांग्रेस की ओर से कहना है कि भाजपा के शासनकाल में इस तरीके से नशे का कारोबार फला फूला है और अब जब वो नशा का कारोबार नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी खींच निकलकर सामने आ रही है। राजनीति है, चाहे जो भी बयानबाजी हो, लेकिन इतना तो तय है कि जो नशे के सौदागर हैं वो सक्रिय हैं और चाहे वो गांजा तस्करी हो, स्मैक हो या दूसरी चीजें नशीले पदार्थ हो, बहुतायत में खपाए जा रहे हैं। आफत बनकर बरस रही बारिश बीजापुर के लोगों के लिए मुसीबत ला खड़ी की है। बीजापुर में चारों तरफ एक तरीके से बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। कई घर नेस्ता नाबूद हो गए बाढ़ के पानी में। जिले के सारे नदी नाले अपने पूरे उफान पर हैं और जिला मुख्यालय की बात करें तो कल इतनी तेज बारिश हुई कि जिला मुख्यालय भी टापू में तब्दील हो गया था। इसके अलावा जो तमाम अंदरूनी इलाके हैं उनका संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से टूट चुका था। भोपालपट्टनम ब्लॉक मुख्यालय का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका था। तमाम नदी नाले अपने पूरे उफान पर हैं, सबाब पर हैं। अगर हम नुकसान की बात करें तो बीजापुर जिले में 4 तहसील आते हैं, जिसमें से 3 तहसील का आंकड़ा निकल कर आया है। जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। 3 तहसील में 40 मवेशी बाढ़ के पानी में बहकर दम तोड़ चुके हैं। 148 मकान आंशिक और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा 1800 हेक्टेयर जमीन पर भूमि पर लगाया गया फसल वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। 407 लोगों को रेस्क्यू करके या फिर वो खुद जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं जहां बाढ़ का पानी, जिन गांवों में बाढ़ का पानी घुसा था। इसके अलावा 59 ग्राम पंचायत बाढ़ के पानी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे और 8 राहत शिविर बनाए गए हैं जहां प्रभावित लोगों को राहत के लिए फिलहाल रखा गया है। अभी भी भोपालपट्टनम तहसील का आंकड़ा आना बाकी है। भोपालपट्टनम तहसील में आंकड़े का जो अंदाजा है वो ज्यादा लगाया जा रहा है, क्योंकि भोपालपट्टनम तहसील से होकर बस्तर की प्राणदायिनी नदी इंद्रावती बहती है और इंद्रावती का जो जल स्तर है वो भी काफी बढ़ा हुआ था। हालांकि जिले के जो कलेक्टर हैं, डीएफओ हैं, एसपी हैं, इसके अलावा तमाम प्रशासनिक अमला राहत और बचाव कार्य के लिए लगा हुआ था कल से ही, और आज सुबह से ही तमाम अधिकारी प्रशासनिक अमला जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सप्ताह से लगातार भारी बारिश के चलते सीमावर्ती प्रदेश में स्थित गोदावरी नदी उफान पर है, जिसके कारण सबरी का जल स्तर कोंटा के पास बढ़ता जा रहा है। कोंटा में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। धीरे धीरे सबरी का पानी फैल रहा है। कोंटा के 3 वार्डों में नदी का पानी पहुंच चुका है। इधर स्थानीय प्रशासन ने कोंटा में 3 राहत शिविर बनाए हैं जहां प्रभावित लोगों का सामान शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही कोंटा सीमा पर नाव रखी गई है जिससे लोगों को पार कराया जा रहा है। इधर NH 30 पर भी स्थित इंजरम के पास में नदी का पानी बढ़ गया है, जिसके चलते NH 30 जाम हो गया है। यहाँ पर भी बचाव दल को तैनात किया गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के कई नदी नाले उफान पर है। इसके चलते दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। ऐसे में जवानों ने भी मानवता का परिचय देते हुए गर्भवती महिला व 5 साल के कोरोना मरीज को नाव से पार कराया। हालांकि रात की खबर यह है कि सुबह से जिला मुख्यालय समेत जिले में बारिश रुक गई है, जिससे जनजीवन सामान्य होता नजर आ रहा है।